आपने कभी सोचा है किसी डॉक्टर ने एमबीबीएस करा, उसके बाद में उसे प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस के बाद ये पढ़ने की जरूरत पड़ी कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने? तो बस शुरुआत करूंगा डॉक्टर सुबोध सर के साथ में, जो लाखों डॉक्टर को अपने यूनिक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने। मिलियन सब्सक्राइबर, इंदौर के जाने माने हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर आपने वर्क किया। पूरी जर्नी को सुनना चाहूंगा सर, क्यों टीचर बने आप आखिर? अच्छा 11वीं 12वीं छोड़ो 10वीं की पढ़ाई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो आईआईटी प्रिपेयर कर रहा है, वो नीट प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझसे डॉक्टर पढ़ेगा मुझसे? एवरेज होने के कारण एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप अपने स्टूडेंट के लेवल पे सोच पाते हैं। फिर भी देश के बहुत सारी एक बड़ी आबादी है जो ऊपर नॉर्थ से शुरू करके सेंट्रल इंडिया तक जो हिंदी ही बोलती है और उनकी बड़ी समस्या अंग्रेजी है। जब आपने YouTube शुरू किया, क्या डिफरेंस आया उसके बाद में? YouTube पे जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े ना, वैसे वैसे मेरी इधर कोर्स की सेल काफी बढ़ गई। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, कर भी ठीक रहे और फेमस भी काफी हो रहे। कभी ऐसा चाहा नहीं था, कभी ऐसा सोचा नहीं था। कोचिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? इफ आई हैड टू गो बैक, पे योरसेल्फ फर्स्ट। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करना थी और जब हमारा आपसे मिलना हुआ, ना तो कोई ठीक टाइटल और ना ही कोई अच्छे क्लिकबेट वाले थंबनेल और ना ही कोई टैग में कुछ इतना एक्सपर्टीज आपने लगाई। कैसे ग्रो कर लिया? अब आजकल गूगल के पास बहुत बड़ा एआई है, जेमिनाई। Yes. और गूगल आपकी थंबनेल को रीड करता है, गूगल आपके टाइटल को रीड करता है, डिस्क्रिप्शन को रीड करता है। इनफैक्ट गूगल को आपके वीडियो के भीतर क्या है ये भी पता है। अब गूगल को पता है कि उसे किसको दिखाना है। पर एक साल में वो 14,000 के 1 लाख हुए और उसके अगले साल में वो 1 लाख को 10 लाख हुए। करेक्ट, मुझे याद और है। इसमें आई विल गिव फुल क्रेडिट टू यू कि तुमने मुझे कहा कि ये स्टार्ट कर सकते। टीचर्स टॉक की सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं, वो आपके कुछ ऐसे डाउट दूर कर देंगे और कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज को हटा देंगे। पेशे से तो वो एक डॉक्टर है, पर टाइम बिंग उन्होंने अपने जो पैशन था टीचिंग का, उसको फुल टाइम टीचिंग में कन्वर्ट किया। अगर आपके मन में ये दुविधा है कि मैं अकेला अपने YouTube को ग्रो कर पाऊंगा और क्या इसके लिए मुझे बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैं अकेला फेसबुक एड रन कर कर कुछ अचीव कर पाऊंगा, एक अकेला टीचर क्या कर सकता है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसका आंसर आपको सीधी तरीके से मिल जाए, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड होने वाला है उन टीचर्स के लिए जो एक्चुअल में चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रूप से वो कैसे पूरे इकोसिस्टम को संभाल लें। तो बस शुरुआत करूंगा डॉक्टर सुबोध सर के साथ में। थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी जर्नी मैंने बड़ी करीब से देखी है, उस पार्ट से देखी है जब एक थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करना थी और जब हमारा आपसे मिलना हुआ। मैं फिर भी उसके पीछे वाले बैकग्राउंड से आपको सुनना चाहूँगा। मिलियन सब्सक्राइबर, एक अच्छा सा, एक पूरे डॉक्टर थे आप, इंदौर के बड़े नाम प्रतिष्ठित उसमें थे और एक अलग लेवल पर था, फिर भी उसको ड्रॉप करके नेक्स्ट पे जाना और ये सब जाना। पूरी जर्नी को सुनना चाहूँगा सर, क्यों टीचर बने आप आखिर? टीचिंग इंसान में जो टीचर्स होते हैं, जो बॉर्न टीचर्स होते हैं, उन्हें हमेशा से टीचिंग अच्छी लगती है। जब मैं खुद 11th क्लास में था तब भी मैं 8th वालों को पढ़ाता था। मैंने हमेशा से ट्यूशन्स की हैं और कुछ ना कुछ पैसे मैं हमेशा से ट्यूशन्स करके कमाता था। चाहे मैं 11th में रहा हूँ, 12th में रहा हूँ, पीएमटी की तैयारी की हो, मैं हमेशा से पढ़ाता था। और मेडिसिन पढ़ाना तो मैंने खैर बहुत बाद में शुरू किया। उसके पहले मैंने 8वीं के बच्चे पढ़ाए हैं। मैंने इवन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। पॉइंट इस कि यदि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो तो आप एक अच्छे टीचर हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। ग्रेट। तो मैं हमेशा से बचपन से पढ़ाने का मुझे क्रेज़ था और मैं पढ़ाता था। जब मैं मेडिकल में था तो अपने जूनियर्स को पढ़ाता था और बाहर निकल आया तो तमाम लोगों को पढ़ाना शुरू किया और इवेंचुअली ये एक प्लेटफॉर्म बना डाला। ग्रेट। मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा, इंट्रोडक्शन में एक कमी रह गई थी, उसको पूरी करता हूँ। आपके मन में अगर एक ये भी डाउट है कि एमपीपीएससी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाकर ही आप टीचर कहलाएंगे, तो आप गलत है। मैं सुबोध सर के बारे में बता दूं आपको कि सर
एक डॉक्टर को सिखाते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने। ये आसान भाषा में मैंने, आपने कभी सोचा है किसी डॉक्टर ने एमबीबीएस करा, उसके बाद में उसे प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस के बाद ये पढ़ने की जरूरत पड़ी कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने, या फिर उसको ऐसा कहते हैं कि अच्छे से चीजों को अप्लाई कैसे करें। जितना वीडियो आपका देखा उतना समझ में आया सर। ये कैसे आइडिया आया सर आपको? देखो, मेडिकल टीचिंग में, आजकल की मेडिकल टीचिंग में एक बड़ा गैप है। अब आप पिछले कुछ सालों से देखना कि धीरे धीरे करके जो इंस्टीट्यूशनल टीचिंग है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। बिल्कुल। अब बच्चा 11वीं 12वीं छोड़ो, 10वीं का भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, 10वीं की पढ़ाई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो आईआईटी प्रिपेयर कर रहा है, वो नीट प्रिपेयर कर रहा है। तो 11th 12th में आजकल एक डमी स्कूल का कंसेप्ट आ गया है कि आप अटेंड नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो। इसी तरह से एमबीबीएस में जब बच्चा आता है तो उसको लगता है कि खाली एमबीबीएस होके तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो वो एमबीबीएस में आने के साल 2 साल में ही प्री पीजी पढ़ना शुरू कर देता है। आजकल उसको नीट पीजी कहते हैं कि मैं एमडी कर लूँ, मैं एमएस कर लूँ। तो एमबीबीएस के समय भी वो या तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा होता है या नीट पीजी निकालने के लिए एमसीक्यू पढ़ रहा होता है। उसके आगे की पढ़ाई, उसके आगे हमारी अगली जो बड़ी चीज करूंगा उसकी तैयारी कर रहा होता है। जब वो सिलेक्ट होकर उस अगली बड़ी चीज में चला जाता है तो उससे अगली बड़ी चीज की तैयारी कर रहा होता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का फोकस एग्जैक्ट क्लिनिकल लर्निंग से ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप की तरफ रहता है। चाहे वो नेक्स्ट स्टेप कोई आने वाली एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेक्स्ट स्टेप कोई आने वाला कंपटीशन हो या कुछ भी और हो। आपने खुद से कोचिंग स्टार्ट करी, उसके बाद आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, फिर आप यहाँ पे जुड़े, अरविंदो में आप एज अ डॉक्टर ज्वाइन किया। ये गैप कब आइडेंटिफाई किया? ये गैप मैंने काफ़ी समय से देख रहा था। मैंने 2016 से पढ़ाना शुरू कर दिया था, मतलब करीब अब 10 साल हो जाएंगे मुझे पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर्स को। और 2016 से मुझे ये दिखता था कि जो डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनके पास डिग्रियां हैं, पर शायद उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्यूमेन उतना अच्छा नहीं है। फिर एक और बात कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के डॉक्टर्स निकलते हैं। अब एक साथ देश में इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो एग्जैक्टली सभी जगहों से एक जैसे अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं निकल रहे। कहीं कहीं पे इसमें गैप छूट रहा है। और दूसरे जो वो बच्चे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं, उनको रियल लाइफ का या रियल सिचुएशंस का उतना आइडिया नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे बच्चों के पास डिग्री है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गैप फील होता है कि यदि कोई प्रैक्टिकल चीज़ आ जाए तो उसे शायद ईसीजी देखना उतने अच्छे से नहीं आता, या शायद उसे एक्सरे रीड करना उतने अच्छे से नहीं आता। तो इन गैप्स को मैंने आइडेंटिफाई करके फिल करना शुरू किया। मुझे भी लगता था कि यार ये कौन सीखेगा, लेकिन इवेंचुअली लोग जुड़ना शुरू हुए। और जैसे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, रियलाइज़ किया कि ये गैप तो मेरे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। मैं कोई एग्ज़ाम तैयार नहीं करवाता, मैं किसी एमबीबीएस के प्रॉफ के लिए नहीं पढ़ाता, मैं किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाता, मैं कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ नहीं देता। मैं सिर्फ स्किल अपग्रेडेशन के कोर्स चलाता हूँ, वो भी कितने सिंपल कि एक्सरे अच्छे से देखना सीखो, ईसीजी पढ़ना सीखो। और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट है, आंख का डॉक्टर है, या डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर है, उसने अपने पीजी में कभी ईसीजी देखना सीखा नहीं, पर यार पड़ोसी तो कहता है ना कि यार डॉक्टर साहब मेरा ईसीजी है, जरा देख लो एक बार। या कई बार आप फ्लाइट में जा रहे होते, कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, लोग कहते हैं कोई डॉक्टर है यहाँ पे, तो आप कहो कि नहीं साहब मैं तो ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट हूँ या मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं कैसे जान बचाऊँ किसी की। यार आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो आपको जान बचानी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो लाइफ सेविंग इमरजेंसीज हैं उनसे पढ़ाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे और गैप्स आइडेंटिफाई होते गए और मैंने उनको फिल करना शुरू किया। जब पहली बार ये सोचा कि इस टाइप का कुछ करेंगे, ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझसे डॉक्टर पढ़ेगा मुझसे? हाँ, मुझे भी लगता था कि कौन पढ़ेगा, बट देन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि एक तो मेरा टीचिंग सिंप्लीफाइड बहुत सारा था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, या जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो सारे लोग एक बड़े ऊंचे वेंटेज पॉइंट से पढ़ाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, कि यदि आपको बहुत सारा आता है ना, तो आपको लगता है बच्चे को ये तो आता ही होगा। हाँ। तो जब आप पढ़ाते हो तो आप उस लेवल से पढ़ाते हो कि हाँ इसको ये तो आता ही होगा, ये मैं क्या पढ़ाऊँ, इससे आगे का पढ़ाता हूँ उसको। और बच्चे के बेचारे का बेसिक ही क्लियर। ये बिल्कुल, ये उसी बैकग्राउंड से और समझ पा रहा हूँ। मेरे साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैंने पीएमटी में 4 टप्पे खाए। मेरा मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा 12th 93 का है, मेरी पीएमटी निकली 96 में।
4 बार दी मैंने, ओह है ना। फिर MBBS में भी मैं कभी कोई टॉपर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मुझे क्लास में कोई जानता ही नहीं है। क्लास में किसको जानेंगे जो या तो कुछ गुंडा टाइप हो और या कि कोई बहुत टॉपर टाइप हो। मैं दोनों नहीं था। मुझे मेरे MBBS के बैचमेट्स भी नहीं जानते। ओह इनकॉन्स्पिशियस, कभी कॉलेज गए कभी नहीं गए। लेकिन एवरेज होने के कारण एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने स्टूडेंट के लेवल पे सोच पाते हो। मैंने जो चीज़ें स्ट्रगल कर करके सीखी, मैं काइंड ऑफ हिंदी मीडियम से गया था, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है। ग्रेट। तो मैंने जो चीज़ जितनी मुश्किल से सीखी, मुझे ये समझ में आया कि यहाँ अटकता है इंसान। मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। बिल्कुल। जो बड़ा टीचर है वो कैसे सोचेगा कि हाँ ये तो इसे आता ही है। अब कॉन्फ्रेंस के लेक्चर्स आप देखो या जो बड़े लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब्स पे और सब जगह पे, पहली बात तो अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है। समझ में ही नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं आता। मैं अंग्रेजी में लेक्चर सुनता हूँ और अपने मन में उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ। फिर जब मैं एग्जाम में लिख रहा होता हूँ तो मैं फिर हिंदी में सोचता हूँ, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर लिखता हूँ। करेक्ट तो है। मैंने वो लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया। हिंदी में मैं pure। जब पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। ये सच है कि साउथ के कुछ बच्चे या नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, पर फिर भी देश के बहुत सारी एक बड़ी आबादी है जो ऊपर हिंदी में। नॉर्थ से शुरू करके सेंट्रल इंडिया तक जो हिंदी ही बोलती है और उनकी बड़ी समस्या अंग्रेजी है। करेक्ट। एक यूनिक कोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके आना, जैसे आपके मन में था, ऐसे हजारों टीचर्स है जो कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर सिर्फ इंग्लिश सिखाने की बजाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इंडिपेंडेंट कोर्स ले सकता है। एक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल आर्किटेक्ट इंजीनियर को किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है वो ला सकता है। अक्सर इंडिया में मैं एक गैप देखता हूँ, जब मैं बाहर के कंट्रीज को एनालिसिस करता हूँ एजुकेशन डोमेन में, तो पाता हूँ कि इस टाइप के विचित्र कोर्स मिल जाते हैं। इसे विचित्र ही कहा जाएगा क्योंकि हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जिस आप दिन कहो कि हाँ डॉक्टरों को पढ़ाते, फिर डॉक्टरों को ये पढ़ाने की क्या जरूरत हाँ, है? जबकि मैं किसी को पूछता भी हूँ, मैं भी बैंक का लोन लेने गया था तो बैंक वालों ने कहा कि साहब क्या करते हो? मैंने कहा मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। बोले अच्छा मेडिकल कॉलेज में हूँ? मैंने कहा नहीं मेडिकल कॉलेज में नहीं हूँ, मेरे पास किसी भी मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा डॉक्टर्स पढ़ते हैं। तो उनको समझ में नहीं आया। फिर मैंने बैलेंस शीट्स वगैरह दिखाई तो उनको लगा कि हाँ ये लोन चुका पाएगा। कितने डॉक्टर ठीक है, पढ़ा चुके हैं सर? मैं मेरी ऐप पे इस समय 1.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर हैं। यूट्यूब पे करीब 1.2 मिलियन लोग हैं। अब मैं भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि उनमें से डॉक्टर्स कितने हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें इतनी आसान समझ में आती हैं कि नॉन मेडिकोस भी ज्वाइन करके कितने वीडियो डाले सर यूट्यूब पे? याद नहीं यार, 100-150 होंगे। 100-150 वीडियो, 2 मिलियन। 2 मिलियन सब्सक्राइबर। मुझे याद है वो दिन जिस दिन हम स्टूडियो में बैठे थे और मेरे 14,000 सब्सक्राइबर्स थे। मैं बताता हूँ हाँ। मेरे 14,000 सब्सक्राइबर थे तब, और तुमने कहा था कि सर आप यूट्यूब पे कुछ क्यों नहीं करते? मेरे 10-12 वीडियो थे। बोले सर अगर आपके 10-12 वीडियो पे 14,000 सब्सक्राइबर हैं तो आपके कंटेंट में दम है, आपको कुछ करना चाहिए। एंड दैट वाज द डे कि आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। और कोई चमत्कार नहीं किया, बस यूट्यूब पे वीडियो रेगुलरली डालने शुरू किए। और रेगुलरली भी क्या, 10-15 दिन में एक डल जाए वो रेगुलरली, पर एक साल में वो 14,000 के 1 लाख हुए और उसके अगले साल में वो 1 लाख के 10 लाख हुए। करेक्ट, मुझे याद और है। इसमें आई विल गिव फुल क्रेडिट टू यू कि तुमने मुझे कहा कि ये स्टार्ट करो सर। एक अच्छे टीचर की निशानी जो मैंने देखी है, जैसे जिस दिन मुझे याद है जब आपका मैंने वो देखा तो मैं बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि मैं कई कोचिंग के चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, यूट्यूब एनालिसिस करता हूँ कि एक टीचर 10 वीडियो डालते हैं और 14,000 सब्सक्राइबर होते हैं। और इसलिए मैंने बहुत एक थॉट में देखा था मैंने कि सर आपकी फैन फॉलोइंग आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके रिटेंशन रेट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे दिखती है। और मजे की बात क्या है सर, जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाना भी है, ना तो कोई ठीक थंबनेल, ना तो कोई ठीक टाइटल, और ना ही कोई अच्छे क्लिकबेट वाले थंबनेल, और ना ही कोई टैग में कुछ इतना एक्सपर्टीज आपने लगाई। कैसे ग्रो कर लिया? हाँ मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मतलब मैंने कोई क्लिकबेट नहीं लगाया कि 4 दिन में ये कर डालें और वो कर डालें। कभी क्लिकबेट नहीं लगाया, कभी कोई चमत्कारी थंबनेल नहीं बनाई। मैं तो अपना सारा काम खुद करता था। मैं थंबनेल भी कैनवा पे खुद बनाता था और डिस्क्रिप्शन खुद लिखता था, टाइटल खुद लिखता था, हर काम खुद करता था। लेकिन कंटेंट अच्छा था। एक चीज श्योर है कि जो अंदर पढ़ाया गया है वो अच्छा था। कुछ तो करते होंगे ना सर, मतलब जैसे थंबनेल भी बना रहे हो तो वहां पे कुछ तो कर रहे होंगे, देख तो रहे ना। क्योंकि पहला इंप्रेशन क्या है यूट्यूब का, आप खुद समझिए कि मुझे पेट दर्द हो रहा है या फिर मुझे ECG सीखना है, मैंने सर्च किया तो वहां पर पहली बार जब इनिशियल डेज में एक वीडियो रैंक में आ गया तो फिर तो टॉप पे आ गया, फिर तो ऑर्गेनिक चलता रहता है। पर पहली बार में तो कुछ आपने सही चीज लिखी होगी थंबनेल पे या कुछ टाइटल में, कुछ तो लॉजिक डेवलप किया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपकी ऑडियंस को पहचानो कि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ। करेक्ट। और उसका एक
कैरेक्टर या एक अवतार अपने मन में क्रिएट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस की बात करूं तो आप कोचेस को पढ़ाते हैं, कोचेस को पढ़ाते नहीं, सॉरी, आप कोचेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि ये पैनल है, ये सारी चीज़ें। तो आप इमेजिन करो कि आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा। वो एक टीचर है जो किसी टियर 2 इंडियन सिटी में रहता है, जो बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन अपनी टीचिंग को ग्रो करना चाहता है और उसके लिए वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें खरीद रहा है। उसकी एज ग्रुप अराउंड 35 to 40 होगी, उसका इनकम का रेंज ये होगा। तो अब आपने अपना टीचर इमेजिन कर लिया। सिमिलरली मैंने अपना स्टूडेंट इमेजिन किया कि वो कोई हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति है, मेरे जैसा बच्चा है जो स्ट्रगल किया है अपने मेडिकल में या अभी स्ट्रगल कर रहा है। मैंने स्ट्रगल किया था, वो अभी कर रहा है और मैं उसके पेन पॉइंट को एड्रेस कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ चमत्कारिक थंबनेल्स नहीं लिखी, मैंने ये लिखा कि जो उसकी पेन पॉइंट थी, जो उसका प्रॉब्लम था, जो उसको रात को सोने नहीं देता, वो प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया। जैसे ईसीजी वाला कोई वीडियो बनाया हो आपने, वो डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर को आता नहीं है, आपने बोला वो इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए, तो उसका तो वीडियो बनाया, तो क्या थंबनेल होगा? अगर मान लीजिए आप ईसीजी पे बना रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा लिखो कि हाउ टू डायग्नोज दिस थिंग इन ईसीजी। क्योंकि आदमी घबराता है कि हार्ट अटैक को कैसे पहचान। मैं कॉमन आदमी के लिए नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर के लिए कह रहा हूँ। डॉक्टर को भी लगता है कि यार कम से कम एमआई तो आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए हमें। तो आप लिखो कि हाउ टू डायग्नोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन ईसीजी। ये मैं मेडिकल के लिए कह रहा हूँ, आपके डोमेन के लिए आप दूसरी बात लिख सकते हो। टाइटल में क्या कि जो उसका पेन पॉइंट है उसे डायरेक्टली टाइटल में लिख दो। पेन पॉइंट को डायरेक्टली टाइटल में लिख दो या थंबनेल पे लिख दो। फिर एक बात कहूंगा कि अब आजकल गूगल के पास बहुत बड़ा एआई है, जेमिनाई। और गूगल आपकी थंबनेल को रीड करता है, गूगल आपके टाइटल को रीड करता है, डिस्क्रिप्शन को रीड करता है। इनफैक्ट गूगल को आपके वीडियो के भीतर क्या है ये भी पता है। क्या बोला है उसके पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। करेक्ट। अब गूगल को पता है कि उसे किसको दिखाना है। आज की तारीख में सब्सक्राइबर्स से ज्यादा व्यूज इंपॉर्टेंट हो गए। यदि आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखेंगे तो उनके सब्सक्राइबर 2 लाख होंगे और व्यू 50 लाख होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप कंटेंट को पुश करते हैं सही ऑडियंस के सामने। यदि आप स्टैंड अप का कंटेंट देखते हैं तो यूट्यूब आपको ला के स्टैंड अप का कंटेंट दिखाएगा जो आपके टेस्ट का होगा। ठीक है ना? तो आपने यदि अपने वीडियो के कंटेंट में, आपने यदि अपने टाइटल में, आपने अपनी थंबनेल में यदि आपकी ऑडियंस के पेन पॉइंट को एड्रेस किया है तो गूगल का एआई खुद ढूंढ के उसे वो वीडियो दिखा देगा। जस्ट दैट कि आपके वीडियो में वो वैल्यू होनी चाहिए। तो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचे, बहुत कम नंबर के वीडियोस पे पहुंचे। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाएंगे या फिर ग्रोथ दिख रही है कि डालूंगा ग्रोथ होते जाऊंगा? नहीं, 1.2 हुए थे अभी 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले, सॉरी 1 हुए थे 2 या 3 महीने पहले, फिर 2 लाख हो गए। बढ़ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी ग्राफिक टीम डाल दूं, बहुत एनिमेशन डाल दूं, बहुत ये डाल दूं? देखो, एक बात तो ये है कि मेरा बहुत नीश ऑडियंस है। अगर मैं कोई कॉमेडी बना रहा होता या पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा होता तो करोड़ों सब्सक्राइबर्स की भी चांस थे। लेकिन अगर देश में टोटल डॉक्टर 14 लाख हैं, करेक्ट है, तो मैं कितने ही ले आऊंगा? तो ये जो 1.2 मिलियन है इनमें सब डॉक्टर्स नहीं है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिकल में इंटरेस्ट है। फार्मेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फार्मेसिस्ट हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं। नर्सेज 23 लाख हैं, है ना? नर्सेज हो सकती हैं, जागरूक लोग हो सकते हैं जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर हैं, पर मेरे फील्ड में फिर भी एक सैचुरेशन की लिमिट है। क्योंकि जो मैं जितना कंटेंट बना रहा हूँ वो केवल डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद 2-2.5 मिलियन पे जाके चीजें रुक जाएंगी। हमारा मिलना 3 साल पहले हुआ था, ना 3-4 साल पहले की बात है मेरे ख्याल, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले जब हम स्टूडियो आपका बना रहे थे तब आप कोर्स डायरेक्टली एड्स के थ्रू सेल करते थे, है ना? और उस समय मैंने आपको बोला भी था, एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि सर लोग यूट्यूब से कोर्स सेल करते हैं, आप एड्स से कोर्स सेल कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे, बहुत अलग है ये आपका मॉडल। जब आपने यूट्यूब शुरू किया तो क्या डिफरेंस आया उसके बाद में? यूट्यूब पे जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े ना, वैसे वैसे मेरी इधर कोर्स की सेल काफी बढ़ गई। क्योंकि यूट्यूब इज अगेन अ ओपन मार्केट, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का डेमो करते हो। और उस प्रोडक्ट को देख के इंसान पूछता है कि सर आपसे और पढ़ना है, कैसे पढ़ सकते हैं? पहले तो हम कोई ऐड भी नहीं करते थे यूट्यूब पे, मतलब हम सिर्फ वीडियो में पढ़ा के हट जाते थे। फिर इंसान ढूंढता आता था कि यार ये कौन है डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, चैनल कौन सा है इनका, क्लिनिकल गुरुजी, और आके ढूंढते थे सर यूट्यूब पे आपको देखा था, कोर्स कैसे खरीदें।
फिर बाद में हमने थोड़ी सी और समझदारी दिखाई कि भैया अगर लोग ढूंढ के आ रहे हैं, इससे अच्छा खुद ही कह दो। तो अब हम वीडियो में कह देते हैं कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोर्स खरीद सकते हैं। सो वो सर 2 सेटिस्फेक्शन होते हैं हर किसी के मन में। हाँ, फाइनेंशियली तो आपको इस पूरी जर्नी में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। फेमस होने में जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कर भी ठीक रहे और फेमस भी काफ़ी हो रहे हैं। जैसे आज आप पीडब्ल्यू के टीचर्स को देखिए तो एक अलग स्टारडम है। वो आपके केस में नहीं दिखता, उसका क्या रीज़न हो सकता है? आपको कभी मिस करते हो उस चीज़ को कि यार ये भी मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरे भी तो मिलियन सब्सक्राइबर्स है? नहीं होता। हर इंसान का अपना एक ग्राउंडिंग होता है। हाँ, हाँ। तो कभी ऐसा चाहा नहीं था, कभी ऐसा सोचा नहीं था। पैसों में भी मैंने ऐसा कुछ ऐसा बहुत नहीं कमा रहा, पर ऐसा जितने में घर चल जाए उतना हो जाता है। मतलब अगर तुम पैसों की कहोगे तो फिर वो दूसरी बातें निकल आएंगी। कुछ 2-1 साल पहले तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे 2-1 नहीं, कोविड के ज़माने में ऐसा हुआ था कि मेरे बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ बचे थे, जबकि मैं डॉक्टर आदमी था, अच्छी तनख्वाह थी मेरी। तो पैसे के उतार चढ़ाव हमेशा से रहे, मुझे पैसे से ऐसा बहुत मोह कभी नहीं रहा। तो एक डिसेंट सी भी इनकम आती रहती तो अच्छा अच्छी था। इनकम थी, 0 हो गई। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, जरा सी भी नहीं थी, 0 थी। और फिर आप यार हीरो ये कैमरे पे बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं नहीं मुझे। होना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए सर, लोग सुन रहे हैं और इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ सुन रहे हैं। 0 हुई, मुझे 0 लगता है डॉक्टरों की छोड़ो, आम इंसान की, आम हिंदुस्तानी की फाइनेंशियल प्लानिंग 0 है। नहीं सर, एक काम करते हैं, आप कोचिंग रन कर रहे हैं, एक कोचिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने 0 से, आप एक डॉक्टर होके अगर आपकी हैंडसम सैलरी थी तब भी आप 0 पे ले आए, तो फिर तो जबकि मैं कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई दारू नहीं पीता था, मैंने कहीं रेस कोर्स में पैसे नहीं लगाए, तब तक तो मुझे स्टॉक मार्केट भी नहीं आता था। तो फिर कहाँ चलेगा सर? लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैसे होगी प्लानिंग? चलिए, एक टीचर की कैसे प्लानिंग होनी चाहिए सो दैट जो कुछ सालों पहले सुबोध सर ने फेस किया वो टीचर ना फेस करे। अगर इफ आई हैड टू गो बैक, है ना, यदि मुझे समय में पीछे जाना पड़े और अपने आप को फिर से रीडेवलप करना पड़े तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहली चीज़ तो पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब अपने हिस्से का जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा पहले से निकाल के रख दो कि इसे मैं टच करूँगा ही नहीं, ये मेरे किसी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और उसके बाद बचे हुए में अपना खर्चा चलाओ। यदि सैलरी बढ़ के मान लो किसी दिन डबल हो जाती है तो ये समझो कि वो डबल नहीं हुई है, वो शायद 20% बढ़ी है, बचा हुआ 80% में कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा, प्रेफरेबली इन्वेस्ट करूँगा। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी लाइक कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसा निकाल के रखो, फिर खर्चा करना शुरू करो। हम हमेशा खर्चे पहले बना लेते हैं, इनकम बाद में बढ़ती है। तो 2 लाख मेरी कोचिंग से आ रहे हैं, तो मुझे एक फिक्स अपने लिए लेना चाहिए अकाउंट में? बिल्कुल लेना चाहिए। उसको मैं किस तरीके से, मतलब देखो, अगर हम 2 लाख रुपए की बात करते हैं, यदि आप कोचिंग से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस की रनिंग कॉस्ट कितनी है। तो कम से कम 6 महीने इन फ्यूचर की रनिंग कॉस्ट मेरे पास रखी हो कि मेरे पास 1 रुपया भी कमाई नहीं आएगी तो भी मैं 6 महीने अपना सब कुछ बिजनेस वैसा का वैसा रन कर सकूं। ये आपके पास पहले रखा हो। मैंने देखा है लोगों का पूरा उधार खाते का धंधा चल रहा होता है, तो उस दिन एक जरा सा भी कोई एक छोटा सा भी गड़बड़ होती है तो पूरा क्रैश होता है। कोचिंगों में अक्सर देखा है मैंने। कोचिंग्स में तो ये और ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी इनकम जो फ्यूचर में आने वाली है, आप उसके अगेंस्ट के भी खर्चे आज से करके रख लेते हो। आप बड़ी जल्दी स्केल करने पहुंच जाते हो, आप बड़ी जल्दी बड़ी गाड़ी खरीदना शुरू कर देते हो। आपको हमेशा जो भी चल रहा है उससे थोड़ा सा आधे पे सर्वाइव करना चाहिए। जो दे रहा है भगवान, अच्छी बात है। आप 2 लाख कमा रहे हो ना, मानो कि आप 1 लाख कमा रहे हो, और 1 लाख का और पैसा वापस बिजनेस में डालो या एक तरफ निकाल के रखो, सेव करके रखो फॉर फ्यूचर टाइम्स। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है, उसमें आप जितना पैसा डालोगे तो और पैसा निकालेगा आपको। मतलब ले दे के सर आप ये बता रहे हो कि आपके खर्च जो आप कर रहे हो वो पार्ट, और जो आपका इनकम वाला पार्ट है, और एक होती है जो फ्यूचरिस्टिक रनिंग कॉस्ट होती है जो बिजनेस की, ये पूरी एक तरीके से पूरी स्टेबल होनी चाहिए। मतलब पैसा आए और खर्च। एग्जैक्टली। देखो, जैसे बाकी के बिजनेसेस का माहौल चेंज होता है, वैसे कोचिंग का भी चेंज हो रहा है। आज से 20 साल पहले जो लोग पीएमटी पीईटी की तैयारियां करवाते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। करेक्ट। अब टोटली नए जायंट्स आ गए। ठीक है, जो लोग हमारे समय पे पढ़ाते थे उन्होंने उस समय बहुत पैसा बनाया, लेकिन आज वो कहीं नहीं दिख रहे। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि कोचिंग का डोमेन भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। बिल्कुल। और आपको उसके साथ साथ चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको स्केल करना पड़ेगा। यदि आप
फिजिकल कोचिंग में हैं तो आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग में हैं तो आपको स्केल करना पड़ेगा, आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने पड़ेंगे, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां हो वहीं टिके रहे और ये सोचते रहे कि ये ऐसा ही चलता रहेगा तो नहीं चलेगा। करेक्ट है। मैं आप लोगों को इसमें कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि कई ऐसी फेलियर एग्जाम्पल से सीखने की और समझने की कोशिश करी, तब ये जाना कि कोचिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सबसे बड़ा गैप ये आता है। कोचिंग एक सर्कुलर बिजनेस है ना। मतलब जनवरी में पैसा आएगा और फिर 6 महीने पढ़ाना है। तो जब जनवरी में पैसा आता है उस समय पे भर के पैसा आता है, बाकी 6 महीने जो पढ़ाना है वो बच्चा आपके पास 6 महीने तक आएगा। टीचर अगर ये जो पैसा आया है प्रेजेंट, उसको खर्च कर देते हैं उसी समय पे, और अगले 6 महीने में कि पहले अपने बिजनेस का अगले 6 महीने का पैसा निकाल के रखो, फिर जो बचे उसमें से खर्चा करो। ऑफलाइन में बड़ा तो प्रॉब्लम अपनी लाइफस्टाइल ये मान के चलो कि वो सिर्फ उतने की ही है। इनकम इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। करेक्ट। जैसे किसान करता है ना कि अगले साल का अगर बीज भी नहीं बचा के रखोगे तो अगले साल क्या बोओगे। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब सर देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो हो गई है ना, और अभी मैं देखता हूँ कि आपके क्लिनिकल गुरुजी में सब्सक्राइबर अच्छे हैं, आपके वेबिनार्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आपके ऐप पे अच्छे डाउनलोड्स है। इसका एक्सपांशन, इसको स्केल करने के बारे में आपने क्या थॉट लगता है? अभी इस बारे में कुछ विचार है, या फिर आपको लगता है कि जैसा है अभी हम मतलब इससे और आगे स्केल करने का? यस, इससे और आगे भी स्केल करने जाएं तो अगेन मेरा मार्केट नीश मार्केट है। बहुत लिमिटेड ऑडियंस है जिनको मैं पढ़ा सकता हूँ। मतलब देश में कुल आज 15 लाख डॉक्टर होंगे और कुछ लाख मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे। तो अब अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो या तो मुझे विदेश में एक्सपैंड करना पड़ेगा कि मैं अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करूं और फिर स्काई इज द लिमिट, या फिर मुझे एक्सपैंड करना है तो मुझे एक टोटली डिफरेंट मार्केट खोजना पड़ेगा। ये मैं अपने नीश के लिए कुछ नया करना पड़ेगा कि मैं एक मार्केट शिफ्ट करूं, कि मैं मेडिकल की जगह नर्सिंग में भी पढ़ाना शुरू करूं। तो जितना बड़ा मेडिसिन डॉक्टर्स का है उतना ही बड़ा नर्सिंग का मार्केट है, तो मैं उसमें एक्सपैंड करूं। तो एक्सपेंशन कैन बी ईदर इनटू अ डिफरेंट मार्केट और मे बी एक्सपैंडिंग इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कंट्री, सेम प्रोडक्ट। तो क्या लगता है आपको कि आपने क्या सोचा है? कुछ मेरा क्या रास्ता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे लगता है कि मुझे इन फ्यूचर पीजी एंट्रेंस की टीचिंग में जाने का मन है, कि एक तो मैं उस दिशा में जाऊंगा, और दूसरा मुझे लगता है कि जो मेरा ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है कि डॉक्टर्स का स्किल डेवलपमेंट, वो ज़रूरत और भी बहुत सारी जगहों पर है, विदेशों में भी। क्योंकि स्किल की प्रॉब्लम हर जगह है। क्योंकि ओवरऑल लेवल ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ओवर अ पीरियड थोड़ा सा कम हुआ है। इससे आपसे बात करके ये समझ में आता है कि डिफरेंट लेवल स्किल बेस्ड कोर्स बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बस तरीका और आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद में ये भी समझ में आता है कि स्किल्ड की सर्टन लाइफ होती है, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक लीनियर सैचुरेशन फेस करना पड़ेगा, वो शायद एक टाइम बिंग भी हो। और अगर आप स्किल बेस्ड, क्योंकि मैंने ये क्यों क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि कई स्किल बेस्ड टीचर को मैं देखता हूं यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग के बहुत ऐड चल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीखो, बड़ा क्रिएटिव, 6 महीने बाद वो खत्म हो जाते हैं। यूट्यूब सीखो, बड़े बड़े नाम है यूट्यूबर्स के जिन्होंने अपने कोर्स को लॉन्च किया, चलाया कि यूट्यूब पे कैसे व्लॉग बनाए, या कैसे, और वो स्किल बेस की लाइफ माना जाता है कि स्किल बेस की लाइफ बहुत छोटी है। पर आपके केस में आप कह रहे हैं कि हाँ, इसकी लाइफ छोटी है पर खत्म नहीं होगा, ये कहना सही रहेगा? स्किल बेस्ड की लाइफ छोटी इसलिए है क्योंकि बाय द टाइम वो कोर्स पुराना होता है तब तक सब कुछ चेंज हो गया होता है। आप यूट्यूब की बात करोगे तो जिस व्यक्ति ने 2 साल पहले वो कोर्स बनाया था, वो कोर्स आज टोटली इररिलेवेंट है। आप फेसबुक मार्केटिंग का 5 साल पुराना कोई कोर्स उठा लो, वो आज किसी काम का नहीं है, क्योंकि तब से आज तक सब चेंज हो गया है। लेकिन मेरे स्किल बेस्ड कोर्सेज क्या हैं कि 500 मतलब कि सैकड़ों साल पहले भी जो क्लिनिकल स्किल्स रहे होंगे वो ऐसे ही रहे होंगे, और आज भी हैं। ये एक बात कि ये स्किल्स चेंज नहीं होते विद टाइम। करेक्ट है। दूसरी बात कि एक कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ पीपल आ भी तो रहा है। देश में 14 लाख डॉक्टर हैं, पर 1.5 लाख नए डॉक्टर हर साल ऐड भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा पर्टिकुलर नीश थोड़ा सा डिफरेंट है, पर स्किल बेस्ड कोर्स ज़्यादा चलते नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति उन्हें करता है तब तक मार्केट चेंज हो गया होता है। तो क्या करना चाहिए उनको, अगर आपके मन में कभी जो लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज बना रहे हैं उन्हें
जो लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज बना रहे हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपने कोर्सेज को, कि अब आज के ज़माने में मतलब 2025 वर्जन, 2026 वर्जन, उन्हें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा और अपने कोर्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर स्किल बेस्ड क्रिएटर्स और कोचेस से मिलता हूँ, तो उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनके कोर्स बिकना एक्चुअल में बहुत कम हो जाते हैं। जैसे एक यूट्यूबर ने यूट्यूब कैसे सक्सेस करे कोर्स बनाया, और उस बीच उन्होंने उनके मिलियन सब्सक्राइबर में से कुछ सब्सक्राइबर को बेचा, बट उसके बाद बिकना बिल्कुल बंद हो गया। तो उस केस में उनको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। जैसे डॉक्टर सुबोध से जब मैं बात कर रहा हूँ तो सर को पता है कि उनकी ऑडियंस क्या है, उनके फ्यूचरिस्टिक स्कोप क्या है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो करने के लिए उसके लिए कैसे कैसे कैलकुलेशन बिठाया सर आपने कि मेरी ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, कितनी लोग हैं मेरे पास? देखो, डॉक्टर्स के केस में ये पता करना ज़्यादा आसान है, हाँ, क्योंकि फिक्स्ड आंकड़े हैं कि मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, उनमें सीटें कितनी हैं, कितने लोग निकलते हैं, WHO के आंकड़े हैं कि भारत में इतने डॉक्टर होने चाहिए थे, इतने हैं। यूट्यूबर्स के केस में थोड़ा सा मुश्किल है। आप यूट्यूब के चैनल्स की संख्या निकाल सकते हो कि हिंदुस्तान में कितने हैं, उनमें आप सब्सक्राइबर्स से निकाल सकते हो। तो मेरे नीश में ये आइडेंटिफाई करना आसान है और नीश में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बिजनेस के स्कोप को समझना, टारगेट ऑडियंस को समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि आप कोई प्रोडक्ट बेचने निकले हो, और देखो संसार में हर आदमी सेलिंग कर रहा है। 2 साल का बच्चा अपनी माँ को ये सेल कर रहा है कि देखो मैं अच्छा बच्चा हूँ ताकि मुझे चॉकलेट मिले, है ना। आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने बॉस को सेल कर रहे हो कि मैं अच्छा एम्प्लॉय हूँ, अगले साल मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। सेलिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। आप यदि बिजनेस में हो तो भी आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी, आप नौकरी में हो तो भी आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी। शिक्षा को बिजनेस बोल दो तो हिंदुस्तानियों का ईगो हर्ट जाता है। देखो यार, अब मेरे साथ तो सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है कि 2 तरह के प्रोफेशंस हैं, एक टीचिंग और एक मेडिसिन। इनको जोड़ के रखा गया है हमेशा से परमार्थ से, परोपकार से। करेक्ट। जो कि बहुत सही बात है। आज से कुछ यदि अपन रामायण महाभारत के ज़माने में जाएंगे तो जो ऋषि होता था वही डॉक्टर होता था और वही टीचर होता था। लेकिन उस ऋषि को राजा एक आश्रम बना के सेटल करता था और उस आश्रम का पूरा खर्चा राज्य उठाता था। ऋषि एक मॉडेस्ट सी लाइफ जीता था जिसमें उसके शिष्य लकड़ियां काट के लाते थे और सब वहीं रहते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। श्री राम भी वैसे ही पढ़े, श्री कृष्ण भी वैसे ही पढ़े। और डॉक्टर भी अक्सर वही ऋषि होता था, है ना, या वैद्य होते थे। लेकिन दे वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। करेक्ट। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ शिक्षा का, पहले हमेशा राजकुमार ऋषि के यहाँ पढ़ने जाता था। द्रोणाचार्य वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि ट्यूशन देने कौरवों के घर गए। ठीक है ना। करेक्ट है। तो वहां से शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हुआ। और अब आज की तारीख में आप शिक्षक की बात करें चाहे डॉक्टर की बात करें, उसे भी अपना घर चलाना है, उसके बच्चों की भी उतनी फीस लगनी है, उसका भी किराना उतना ही महंगा हो रहा है जितना आम इंसान का हो रहा है। लेकिन जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं, डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है, तो डॉक्टर अगर फ्री में नहीं देख रहा है, 1 रुपया भी चार्ज कर रहा है तो गलत बात है, पाप है। लेकिन एक साथ सेम समय उसी डॉक्टर पे आप उपभोक्ता फोरम भी लगाने को तैयार बैठे हो। सही बात है। ठीक है ना। सेम इज विद टीचिंग, कि आप चाहते हो कि हाँ शिक्षा तो फ्री में बंटनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर यदि राज्य शिक्षक का खर्चा उठाने को तैयार हो तो शिक्षा फ्री में बंटनी चाहिए। यदि राज्य चिकित्सक का खर्चा उठाने को तैयार हो तो चिकित्सा भी फ्री में होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। कनाडा में है चिकित्सा पूरी फ्री है वहां पे। क्यों? क्योंकि राज्य शासन उठाता है चिकित्सकों का खर्चा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हिंदुस्तान में अलग है। नहीं बिल्कुल, मैं भी अक्सर यही कहता हूँ सर कि आज के टाइम पे अगर किसी टीचर को या कोचिंग ऑनर को ग्रो होना है तो उसे एक बिजनेसमैन की तरह सोचना ही पड़ेगा, उसको बिजनेस की तरह रन करना ही पड़ेगा। कर रहे हो, आपको अपना घर चलाना है। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, उन्हें भी पढ़ना है और फीस देनी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके बच्चों की फीस माफ हो रही होती, आपका किराना फ्री आ रहा होता, मैं भी फ्री में पढ़ाता। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने कि जो टीचर सोचते हैं कि हम समाज सेवा के रूप में किन्हीं बड़े नाम को सुनकर कि उन्होंने कोर्स फ्री में डाला, सस्ते में डाला, तो हम भी डाल दें, तो वो उतना प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन की तरफ सोचकर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल होगा। सर क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखो यार, ये हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाओं पे भी डिपेंड करता है। यदि आपको चाहिए कि हाँ मैं एक छोटे से कमरे में रह के सुखी हूँ, कि मेरे पास कुछ मतलब एक बटन वाला फ़ोन हो और मेरा खर्चा महीने के 5-10 हज़ार में चल जाए, बहुत अच्छी बात है, आप
समाज सेवा सर- के लिए, देश सेवा के लिए पढ़ाओ फ्री में, बहुत अच्छी बात है। नहीं पर सर ऐसा और- मैंने कई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इसमें ऐसे मैंने कई टीचर्स को देखा है जो समाज सेवा के स्वरूप से आते हैं पर उनको कोई देखना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके पास में वो एड ऑन, वो जिसे आपने बताया कि देखो, अगर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हैंडल करना है, कस्टमर केयर को हैंडल करना Exactly. है, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, तो मुझे 10 आदमियों की टीम लगेगी। उन लोगों की भी पेट मेरे ही बिजनेस से वही जुड़े हुए हैं, वही 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 ठीक है, वही उनके परिवार भी क्लिनिकल गुरुजी से ही चल रहे हैं। तो मेरी जो टीम है उनकी भी बेचारों की क्या गलती है? तो मुझे, अगर मैं अर्न नहीं करूंगा तो उन 10 लोगों का घर कैसे चलेगा? अगर मुझे, मेरे प्लेटफॉर्म पे 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो उनके डाउट क्लियरिंग के लिए या कि उनकी कस्टमर केयर प्रॉब्लम्स के लिए ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, उस सबको हैंडल करने के लिए टीम लगती है। कॉल सेंटर्स लगते हैं जिनमें लोग कॉल करके कहते हैं कि सर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हर बिजनेस के पीछे आपको सामने एक चेहरा दिखता है, पर पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, यस बिल्कुल सही। और उसके भी अपने खर्चे होते हैं। तो अगर आप कमाएंगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे? नहीं, और जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक और बड़े कैसे बनेंगे? देखिए सर, अभी अगर सुबह मैं एक ही कमरे के उसमें पढ़ाता रहूं और अच्छा पढ़ाता रहूं तो हाँ 10 बच्चे आके बैठेंगे और पढ़ के चले जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे अपनी चीज को, अपने ज्ञान को हजारों लाखों बच्चों तक पहुंचाना है तो मुझे ये सारी टेक्नोलॉजी लगेगी और उसका खर्चा लगेगा। यही सवाल मैं अक्सर उन टीचर्स, जो क्वेश्चन मुझसे, इस टाइप का क्वेश्चन जब मेरे सामने आता है तो मेरी दुविधा यही हो जाती है, क्योंकि ऐसे यंग टीचर्स, जिनके पास में खुद फाइनेंशियली कोई एकदम एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, जैसे आज सुबह सर चाहे तो शायद एक कोर्स के जरिए किसी लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं, बट ऐसे टीचर जो अभी खुद, जिनको खुद फाइनेंशियली नीड की ज़रूरत है, उनके विजन ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं कि हम 100 रुपये का कोर्स रखना चाहते हैं। देखो, टेक्निकली मेरा कोर्स तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर महीने का 1,000-2,000 रुपये नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते। मेरे कोर्स इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं, पर वो जो मैंने अपनी एजुकेशन को नितांत नहीं, आपने अफोर्डेबल किया। रखा है। इनफैक्ट मेरा जो कोर्स है उसका नाम है 1% बेटर, अच्छा, और उसका बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई तुम बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपग्रेड करने का, सिर्फ एक छोटा सा काम करो कि दिन का मुझे 10 रुपये दो। 10 रुपए की एक कप चाय आती है ना, और दिन का मुझे 10 रुपए दो और दिन का मुझे 20 मिनट का टाइम दे दो। तुम गाड़ी पे चलते चलते सुन लेना, तुम घर में बैठे बैठे सुन लेना, 2 मरीजों के बीच में सुन लेना। तुम मुझे दिन का बस 20 मिनट दो और 10 रुपए दो। कोर्स का नाम है 1% बेटर, कि मैं तुम्हें उसमें 1% बेहतर बना दूंगा। नहीं, आपके इसमें तो सर ऑडियंस आपकी टारगेट बेस अलग है। मैं ये क्वेश्चन बार बार मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की मदद करने के लिए खुद की मदद करना जरूरी है पहले तो, उनके लिए कुछ एक ऐसा मैसेज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया भी खैर इस बारे में, बट द्विधा ये है कि इस थॉट के साथ में प्रोसेड करना बहुत मुश्किल है। देखो, आप यदि एक प्रोफेशन में हो, एक टीचिंग के बिजनेस, यदि आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन वो स्कूल बिजनेस कर रहा है, याद रखना। हर स्कूल बिजनेस कर रहा है, हर कॉलेज बिजनेस कर रहा है, करेक्ट है, गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, करेक्ट है, ठीक है ना। जिस भी फील्ड में ज्यादा स्कोप दिखता है गवर्नमेंट उसके ज्यादा कॉलेजेस डालती है, ठीक है ना। तो सरकार बिजनेस में है, प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस में है, स्कूल्स बिजनेस में है, सिर्फ जो उनमें नौकरी कर रहे हैं वो बिजनेस में नहीं है, ठीक है ना। यदि आप एज एन इंडिपेंडेंट टीचर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आपको इस गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा कि मैं चार्ज क्यों कर रहा हूँ। आप इसे इस तरह से देखें कि मेरी शिक्षा की उस व्यक्ति को जरूरत है, Yes. और मुझे वो शिक्षा उस तक पहुंचानी है, ठीक है ना। और मुझे वो पहुंचाने के लिए जो चार्ज करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था और यही मैसेज वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे इस चैनल को बहुत सारे ऐसे यंग ब्लड्स देखते हैं जो एक अच्छा टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि सर ना हमारे पास स्टूडियो है ना कुछ है, पर हम तो फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है अलग पांडे साहब को। तो वहाँ एक द्विधा है कि एक जो प्रॉब्लम है वो फेस करना तो हर किसी की लाइफ में वो लक शायद ना हो, इसलिए उस स्ट्रेटेजी को साथ में रखना पड़ता है। सर इसको लास्ट क्वेश्चन से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को।
एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे, थोड़ी देर पहले भी मैं जब आपको स्टडी कर रहा था, मैं आपके वीडियोस को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहा था। एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं हर एक अच्छे टीचर से पूछता हूँ। तो प्लीज़ सर, आप उसको बोल के आप ही इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है इस आंसर का। हर कोई इसी आंसर का एक वेट भी होता है कि एक अच्छे टीचर की खूबियाँ क्या होती है और एक अच्छे टीचर को किस तरीके से रिएक्ट करना अच्छे चाहिए। को आप कैसे डिफाइन करोगे? सर, अच्छे की डेफिनेशन वो जिसे सुनकर अच्छा लगे, जिसे सुनकर ये समझ में आ जाए कि उन्होंने जो बताया है वो हम में से एक बहुत इजीली समझ सकता है। चाहे वो बैक बेंचर हो या मिडिल बेंचर हो, सिर्फ टॉपर ही नहीं, पीछे का बच्चा भी हाथ खड़ा कर सके जब उसको पूछा जाए कि समझ आया कि नहीं आया। एक अच्छे टीचर को बेसिकली कर्स ऑफ नॉलेज से बाहर आना पड़ेगा। कर्स ऑफ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन Please. करता हूँ कि मैंने अपने मन में एक गाना सोचा, ठीक है। ठीक है, उसकी ट्यून याद की और अब मैंने उसकी बीट बजाना शुरू की, ऐसे ऐसे टक 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 टक। अब आप बताओ कौन सा गाना है? वो तो नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में तो 100% क्लियर है कि कौन सा गाना है। सही बात है। इसे कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, कि मुझे पता है तो मुझे लगता है कि उसे तो आता ही होगा। यदि मैं बच्चे के लेवल पे उतर जाऊं, मैं जब डॉक्टरों को पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं जैसे वो बस 12वीं बायोलॉजी से करके आया हो। अच्छा। मेरी एक वड़ा पाव वाली आंटी है, इंदौर में ही है, हाँ। जिनसे हम पिछले 20-25 साल से वड़ा पाव मंगाते हैं, महाराष्ट्रीयन आंटी है। हाँ। एक दिन उनका फोन आया मुझे, बोले डॉक्टर साहब मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मैंने आपने जो थायराइड का वीडियो बनाया था बहुत अच्छा था, मुझे देख के पूरा समझ में आ गया। मैंने कहा आंटी एग्जैक्टली वो आपके लिए नहीं बनाया था मैंने, पर थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। तो आपको बच्चे के लेवल पे उतर के सोचना पड़ेगा। मैं डॉक्टरी भी पढ़ाता हूँ तो ऐसे पढ़ाता हूँ, ये मान के कि उसे कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ 12वीं बायोलॉजी से करके आया है। तो यदि आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट के लेवल पे उतर पाओगे, ये सबसे अच्छा प्राइमरी स्कूल के टीचर करते हैं, नर्सरी केजी के टीचर। हाँ। अब यदि वो कहें तुम्हें यही नहीं आता, तुम्हें डी लिखना नहीं आता, नहीं, वो 10 बार सिखाएंगे, 10 बार सिखाएंगे, रिपीट करेंगे। उन्हें पता है, उन्हें 100% पता है कि इस बच्चे को पहले से कुछ नहीं आता है। करेक्ट है। तो यदि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपको ये सोच के पढ़ाना है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है और जीरो से शुरू करो, तो फिर अच्छा चलेगा, तब आप अच्छे टीचर हो। इसमें एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ कभी कभी। वीडियो लंबा हो जाएगा ना सर, अगर मैं हर चीज़ को बेसिक्स पे खींच के लेके जाऊंगा तो? ऑनलाइन में कह रहे हो? हाँ, ऑनलाइन में भी कह रहा हूँ। ऑनलाइन में बहुत अच्छी बात है, बेसिक्स के कुछ वीडियो पहले से बना के डाल दो। हाँ। जिसको देखना है देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आप कह सकते हो कि इफ़ यू नो दिस मच यू कैन स्किप दिस पार्ट। करेक्ट। मुझे आपको इंग्लिश ग्रामर सिखानी है तो मैं पहले जो बेसिक हैं उनके वीडियो की ए एन दी कहाँ यूज़ होगा और नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके वीडियो बना के पहले पटक दूँ। फिर कहूँगा कि यार ये अगर आपको आते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ जाएं। आप चाहें तो इसका रिवीजन कर सकते हैं और आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग नाउन प्रोनाउन का रिवीजन करते मिलेंगे। सच्चाई। ठीक है ना? करेक्ट। तो एक ही वीडियो में ऐसा ना करें, क्योंकि जिसको पहले से आता है उसका धैर्य खत्म हो जाएगा। Yes. पर आप 20 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दें और कह दें कि पहले के 10 वीडियो एकदम बिगिनर्स के लिए हैं। यदि आप अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल पे मानते हैं तो 11वें वीडियो से शुरू करें। परफेक्ट। करेक्ट। ऑनलाइन में तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आसान भाषा में जिसने समझाया वो आगे बढ़ गया। और आप देख लो, आप जितने बड़े टीचर्स को ढूंढ लो, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, सब बेसिक्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना? आपके दिमाग में, आपके मन में जितने भी नाम आते हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा। मैं सोच ही रहा हूँ उसी टीचर के बारे में, सोच रहा हूँ जो मुझे सबसे पसंद थे। और उनकी खूबसूरती यही थी कि मुझे जैसे स्टूडेंट को भी समझ में आना, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई। एग्जैक्टली। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो अरुझाई रे। इसको ट्रांसलेट वो कहते हैं कि मैं हमेशा सुलझाने की बात करता हूँ और तू हमेशा उलझाए रहता है। कबीरदास जी ने दूसरे संदर्भ में कहा है, वो इंसानों के लिए कहा है उन्होंने। अच्छा। कि मैं चीजों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ और इंसान हमेशा उलझाने में लगा रहता है। अच्छा। ठीक है ना? तो मेरा ये क्लिनिकल गुरुजी के मैं उसमें अक्सर यूज करता हूँ, मैं कहता सुलझावन हारी, कि आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स। मेरा नाम सुबोध है, इजी टू अंडरस्टैंड। काफ़ी मज़ा आया सर आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूँ सर कि इसी तरीके से आप अपनी ऑडियंस को इतने ही सिंप्लीफाइड वे में समझाते चले और कभी किसी और फील्ड में भी शायद अगर मुझे आपके वीडियो की नीड पड़े तो मैं ज़रूर याद करूँगा सर। आपका ये साधारण तरीका सिर्फ आपके पढ़ाने में नहीं,
आपके हर तरीके के सपोर्ट में हैं। मैंने अपनी कई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैंने अपने आप को परेशान पाया मेडिकल की फील्ड में, आपने मेरी हमेशा मदद करी। उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा सर कि ऐसी कई सिचुएशन आई जहाँ पे मैंने आपकी हेल्प ली। और एक अच्छे टीचर सिर्फ वीडियो में टीचर अच्छे नहीं होते सर। जब भी एक खांसी की दवा मैं आपसे एक बार पूछ रहा था, काफ़ी परेशान था, वहाँ भी आपने मुझे बड़े साधारण तरीके से उस खांसी की बीमारी को और उस चीज़ों को समझाया, और यही चीज़ आपको अलग बनाती है सर मेरे हिसाब से। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू।